कई सौ साल पुरानी है। एक बार दो बहनें जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर की ओर लौट रही होती हैं। तभी एक पेड़ की टहनी पर दो रहस्यमयी और जादुई पक्षी बैठे हुए थे और आपस में बातें करते हैं। अरे अरे, वो देखो, सामने कितनी खूबसूरत लड़कियां आ रही है। सच में ये दोनों तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। जितना खूबसूरत ये दोनों बाहर से है, उतना ही सुंदर इनका दिल भी है। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। जितनी सुंदर ये दोनों हैं, काश इनकी किस्मत और इनका नसीब भी इतना ही सुंदर होता। नसीब? क्यों, क्या हुआ इनके नसीब को? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। अरे नहीं नहीं, इनका नसीब तो बड़ा बेकार है। बहुत दुख भरे पड़े हैं इन दोनों के जीवन में। बड़े विचित्र नसीब हैं इन दोनों के। इनके जीवन में आगे बहुत परेशानियां आने वाली हैं। मुझे तो इनके बारे में ही सोच सोचकर बड़ा दुख लगा रहता है। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। जब वे दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो दोनों लड़कियां उन पक्षियों के पास चलते हुए पहुंचती हैं, जिसमें से एक लड़की पक्षियों की भाषा जानती थी, जबकि दूसरी नहीं जानती थी। अरे वाह दीदी, देखो कितने सुंदर पक्षी है ये। मैंने तो इतने सुंदर पक्षी आज तक नहीं देखा। काश इन दोनों की भाषा हम समझ सकते। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। अरे मुझे तो बता, आखिर इनके नसीब में ऐसा लिखा क्या है? इनमें से एक लड़की की किस्मत में मृत शरीर से विवाह करना लिखा है, वहीं दूसरी की किस्मत में एक भेड़िया से विवाह करना लिखा है। ओहो, अब इन बेचारियों का क्या होगा? जब दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी वो दोनों लड़कियां उनकी बातें सुन रही होती है। श्यामली, अंधेरा हो रहा है, चलो यहाँ से। रास्ते पर चलते चलते मोहिनी सोच में पड़ जाती है और उदास हो जाती है। क्या वो दोनों पक्षी सच कह रहे थे? क्या हमारा नसीब सच में खराब है? कुछ ही देर में दोनों अपने घर पहुंचती हैं। बेटियों, इतनी देर कैसे हो गई? हमें बहुत फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं भी बड़ा भागा पिता हूँ अपनी बेटियों का। मेरा शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया। जो काम मुझे करना चाहिए वो मेरी बेटियों को करना पड़ रहा है। न जाने क्या लिखा है मेरी बेटियों के नसीब में। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने भी तो बहुत मेहनत करके हमें बड़ा किया है। अब जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या हम भी आपका साथ छोड़ दें? आप फिक्र मत करो, हमारे नसीब में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। कुछ दिन बीतते हैं और मोहिनी के दिमाग में वो बात असर करने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान होती है। न ठीक से खाती है, न ठीक से पीती है। एक दिन उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, मोहिनी बेटी, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या तुझे? नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी। बेटी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू न ठीक से खाना खा रही है, न ठीक से किसी से बात कर रही है। अपनी हालत तो देख, कितनी कमजोर हो गई है तू। मुझे लग रहा है तू मुझसे कोई बात छिपा रही है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर मोहिनी वहां से चली जाती है। अगले दिन वो दोनों फिर जंगल जाते हैं, जहाँ वही पक्षी फिर से आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई, क्या कोई हाल नहीं है इन दोनों के नसीब को बदलने का? नहीं, इनके नसीब में एक बार जो लिखा गया है वो होकर ही रहेगा। अब वो नहीं बदला जा सकता। ओह, ये तो इनके साथ बड़ा बुरा होने जा रहा है।
दोनों पक्षियों को बात करते मोहिनी फिर से सुन लेती है, जिसे सुन और भी ज्यादा दुखी होती है। मोहिनी उन पक्षियों की बात से इस बार इतना ज्यादा चिंतित होती है कि अब वो खाना ही बंद कर देती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। माँ, दीदी को क्या हुआ है? बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मोहिनी को क्या परेशानी है? वो मुझे कुछ बताती भी तो नहीं है। तुम फिक्र न करो भाग्यवान, आज मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगा। आखिर वो हमसे कौन सा राज छुपा रही हैं। चलो उनके पास। मोहिनी के माँ, पिताजी और बहन मोहिनी के पास आते हैं, जिससे खूब जोर जबरदस्ती से उसके पिता उसके उदासी का कारण पूछते हैं। तब मोहिनी बताती है, पिताजी, माँ, मैं बोलते हुए पक्षियों की भाषा समझ सकती हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। फिर तुम उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? पिताजी, परेशान होने वाली बात ये है कि जब मैं जंगल लकड़ियों के लिए जाती हूँ, मुझे वहाँ 2 पक्षियाँ बात करते हुए मिलती हैं और हमें देखकर कहती हैं कि इन दोनों बहनों का नसीब बहुत बुरा है। बहुत दुख तकलीफ है हमारे नसीब में। एक काम करो, तुम मुझे कल उन पक्षियों के पास लेकर चलना। मैं भी देखूं आखिर वे कौन से रहस्यमय पक्षी हैं जो तुम दोनों की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जी पिताजी, आप कल मेरे साथ चलना। अगली सुबह चारों जंगल की ओर निकल जाते हैं और उन्हीं 2 पक्षियों के पास पहुंचते हैं। देखो, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। तुम दोनों इतने दिनों से जो हम दोनों बहनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम दोनों सारी बातें विस्तार से समझाओ कि आखिर क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों हमारी भाषा समझ सकते हो। देखो, तुमने जो भी हमारे मुंह से सुना है वो सब सही सुना है। आगे क्या होगा, अच्छा बुरा, वो हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल हमें यही दिख रहा है। हो सकता है आगे बहुत अच्छा हो या हो सकता है आगे बहुत बुरा हो। तुम ज्यादा चिंतित मत हो और भगवान पर छोड़ दो सब। क्या हुआ बेटी, क्या कह रहे हैं ये पक्षी? मोहिनी अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। बेटी, इन पक्षियों की बातों को भूल जा, ये तो कुछ भी कह रहे हैं। नहीं पिताजी, ये सच कह रहे हैं और जो लिखा है ऊपर वाले ने वो होकर ही रहेगा। उसे ना आप मिटा सकते हैं और ना मैं। चलो अभी घर चलो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। मोहिनी के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन मोहिनी किसी की नहीं सुनती। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो पक्षी ऐसे ही बोल रहे हैं तो ठीक है, हम उस समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बेटी, तुम आराम करो, कुछ न कुछ उपाय जरूर खोजता हूँ तुम्हारी परेशानी की। ये क्या हो गया जी, हमारी दोनों बेटियों के नसीब सच में बहुत बुरे हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ कोस दूर एक जंगल है, वहाँ एक बहुत ही सिद्ध बाबा रहते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और उनसे कुछ उपाय पूछ कर आता हूँ। ठीक है जी। रो मत भाग्यवान, सब सही हो जाएगा। मैं जाकर जल्दी से ही आता हूँ। मोहिनी के पिता उस जंगल में जाते हैं और उन सिद्ध बाबा को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाते हैं। मोहिनी, श्यामली, मैं एक बहुत ही जाने माने सिद्ध बाबा को लेकर आया हूँ। चलो, वो तुम्हारे भाग्य के बारे में बताएंगे। मोहिनी और श्यामली को उसके पिताजी उन सिद्ध बाबा के पास लेकर आते हैं और बाबा के पास बिठाते हैं। बाबा आंख बंद करके उन दोनों का भविष्य देखते हैं और कुछ देर बाद आंख खोल कर कहते हैं,
जिन पक्षियों ने आप लोग को इनके भविष्य के बारे में बताया है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बाबा, इसका कोई हल नहीं है क्या? नहीं, इसका कोई हल नहीं है। बाबा, तो फिर हमें इतना बता दीजिए कि ये कब और कैसे होगा। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ। इस महीने के आखिरी तक एक भेड़िया शाम के वक्त आपके दरवाजे पर आएगा। वो कुछ बोलेगा नहीं और कुछ देर बाद जाने लगेगा। तो आप एक काम करना, अपनी बड़ी बेटी से कहना वो उस भेड़िया के पीछे पीछे चली जाए। जो उसके नसीब में होगा वो होकर ही रहेगा। बाबा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो भेड़िया अगली बार फिर तुम्हारे घर आएगा और उस वक्त उसका रूप बड़ा रौद्र होगा। वो तुम्हारे घर को तहस नहस कर जाएगा, तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, अगर तुम अपने परिवार का भला चाहते हो तो। ठीक है बाबा, अब आप मेरी दूसरी बेटी के बारे में भी बता दीजिए। बेटा, आज तुम्हारी दूसरी बेटी का भविष्य बताने का मुहूर्त नहीं है, मैं किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा। कुछ दिन तो बड़े अच्छे से बीतते हैं, लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आता है और जब शाम को सब बाहर बैठे हुए होते हैं, तभी एक खूंखार भेड़िया उनके दरवाजे पर आता है। हे भगवान, लगता है ये वही भेड़िया है जिसकी बात वो बाबा कर रहे थे। नहीं, मैं अपनी बच्ची को उसके साथ नहीं भेजने वाली। भेड़िया कुछ देर दरवाजे पर खड़ा खड़ा देखता रहता है। उसके बाद वो वापस जाने लगता है। माँ, पिताजी, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा समय हो गया है, मुझे अब जाना होगा। नहीं दीदी, मत जाइए। नहीं शामली, मुझे जाना ही होगा, वरना वो भेड़िया दोबारा यहाँ आएगा और फिर सब बर्बाद कर देगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे इजाजत दीजिए पिताजी। मोहिनी के माता, पिता और बहन फूट फूट कर रोते हैं और उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन मोहिनी नहीं रुकती और उस भेड़िया के पीछे पीछे चली जाती है। तुम ऐसे कैसे घर पर शांत बैठ सकते हो? ना जाने वो भेड़िया मेरी बच्ची के साथ क्या करेगा। तुम एक काम करो, तुम मोहिनी के पीछे पीछे जाओ और देखो वो भेड़िया हमारी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचाए। पर बाबा ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर मैं उसके पीछे गया और उसने हमारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाया तो? ठीक है, आप यहीं रहिए, फिर मैं जाती हूँ उसके पीछे। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। मोहिनी के पिता मोहिनी का पीछा करते करते एक जंगल में आ जाता है, जहाँ वो देखता है भेड़िया एक गुफा में जा रहा होता है और उसी के पीछे पीछे उसकी बेटी भी गुफा में चली जाती है। ये क्या, इतनी पुरानी गुफा में मेरी बच्ची इस भेड़िए के साथ चली गई? ये तो बड़ी खतरनाक गुफा है, बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं यहाँ। अब मेरी बच्ची यहाँ से कभी जिंदा नहीं जा पाएगी। ऐसा कह मोहिनी के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने घर आ जाते हैं। पति को रोता देख श्यामली और उसकी माँ भागते हुए आती है। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? हमारी बच्ची कहाँ है? पिताजी बताइए ना, क्या हुआ? भाग्यवान, वो भेड़िया हमारी बच्ची को उस खतरनाक वाली गुफा में लेकर गया है। उस गुफा में कोई एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। न हो उस भेड़िए ने
हमारी बच्ची के साथ जरूर कुछ कर दिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी बच्ची का नसीब तूने कैसा लिखा है प्रभु? रो मत भाग्यवान, मैं कल सुबह एक बार और देखता हूँ। उस गुफा के पास जाकर शायद मुझे अपनी बच्ची वहां मिल जाए। अगली सुबह भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ, तुम श्यामली का ध्यान रखना। ठीक है जी, मेरी बच्ची मोहिनी को सही सलामत घर लेकर आना। श्यामली के पिता उस जंगल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अब मुझे इस गुफा के अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। मोहिनी के पिता उस गुफा के अंदर जाते हैं। जहां उसे बहुत तेज रोशनी दिखती है। अरे ये क्या है? इतनी तेज रोशनी इस गुफा में कहां से आ रही है? इस गुफा में तो अंधेरा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो इतनी तेज रोशनी आ रही है। मोहिनी के पिता उस गुफा में आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे कुछ दूर चलने पर वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां एक अलग दुनिया थी, अलग राज्य था और खूब सारे लोग थे। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो कोई अलग ही राज्य लग रहा है। कुछ दूर चलने पर वो एक आदमी से पूछता है, भाई, ये कौन सा राज्य है? भाई, तुम क्या पहली बार इस राज्य में आए हो? हाँ? तुम्हें इस राज्य के बारे में नहीं पता, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक है? वैसे तुम कहाँ से हो? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे बताएंगे? ये पालमपुर राज्य है। यहाँ राजा वीरसेन राज्य करते हैं। ओह अच्छा, ठीक है भाई, बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिनी के पिता कुछ दूर चले ही थे कि उनकी नजर एक बगदी पर पड़ती है, जिसमें रानी के भेष में मोहिनी बैठी हुई थी। अरे, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरी बेटी है, पर इसका तो भेष ही बदल गया है। बग्गी जैसे ही उसके पिताजी के पास आती है, मोहिनी उसे रुकवा लेती है और अपने पिता को देखकर बड़ी खुश होती है। पिताजी, आप यहाँ? बेटी, मैं तो तुझे खोजते खोजते यहाँ आया था, पर तुझे इस भेष में देखकर मैं तो चौंक ही गया। बेटी, ये सब क्या है? तुझे तो वो भेड़िया इस गुफा में लेकर गया था ना? पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन दोनों पक्षियों ने बताया था, उससे तो बिल्कुल ही अलग हुआ। चलिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। मोहिनी अपने पिता को बग्घी में बिठाती है और एक बहुत बड़े और सुंदर से महल में ले आती है। बेटी, ये तो मुझे किसके महल में ले आई है? पिताजी, आप घबराइए मत, ये महल मेरा ही है। बेटी, तू क्या कह रही है? तू तो उस भेड़िए के साथ गई थी ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ पिताजी, पर अब वो मेरे पति हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? एक भेड़िया कैसे तुम्हारा पति हो सकता है? पिताजी, आप जिसे भेड़िया समझ रहे थे, दरअसल वो एक भेड़िया नहीं, एक राजा है। बेटी, ये तू क्या कह रही है? पिताजी, जिस तरह उन पक्षियों ने हम दोनों के लिए भविष्यवाणियां की हैं, उसी तरह मेरे पति को भी एक बाबा ने भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी बेटी? एक बाबा ने मेरे पति से कहा था कि तुम एक भेड़िए के रूप में जब किसी और दुनिया में जाओगे तो तुम्हें एक लड़की मिलेगी, उसी से तुम्हारा विवाह होगा, जिसके बाद वो इस राज्य की राजकुमारी बनेगी। इसीलिए वो हमारी दुनिया में भेड़िए के रूप में आए थे। बस कुछ ही देर में मेरे पति आने वाले हैं। पिताजी, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे इतना अच्छा पति मिलता। दोनों बाप बेटी बातें ही कर रही होती हैं कि तभी वहाँ मोहिनी का पति आ जाता है। रानी, ये कौन है? इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। महाराज, ये मेरे पिताजी हैं।
अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैंने इन्हें पहचान लिया। आइए आइए बैठिए। रानी ने जलपान कराओ और दूर से आए हैं, इन्हें भोजन भी खिलाओ। नहीं महाराज, अब मैं चलता हूँ। मोहिनी की माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, उसे भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। पिताजी, आप आज रात्रि यहीं रुक जाइए, कल सुबह सुबह चले जाना। ठीक है बेटी, अगर तेरा मन है तो मैं आज रात्रि रुक जाता हूँ। मोहिनी के पिता रात्रि अपनी बेटी के पास रुकते हैं और वो सुबह सुबह अपने घर की ओर चल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, उसका दरवाजा नहीं खुलता। तभी पास में बैठा एक पक्षी उससे कहता है, कौन हो तुम और इस दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, बड़ा ही तिलिस्मी दरवाजा है ये। पर मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था और मुझे अब अपने घर जाना है, लेकिन ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अच्छा, ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपनी बेटी के यहाँ गया था, वहीं से आ रहा हूँ। लगता है तुमसे कोई गलती हुई है, इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा है। एक काम करो, तुम जाओ अपनी बेटी के घर और जाके तुमने जो भी खाया है उसके यहाँ पर उसे उसका पैसा दे के आओ, या फिर वो सिर्फ माफ करवा के आओ जो तुमने अपनी बेटी का हक खाया है, तभी ये तिलिस्मी दरवाजा खुलेगा। मोहिनी का पिता दोबारा अपनी बेटी के ससुराल जाता है और सारी बातें अपनी बेटी को बताता है। बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मैं ठहरा एक गरीब, तुझे क्या दूंगा। लगता है अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पिताजी, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, मैंने आपका सारा माफ किया। अब आप निस्फिक्र होकर जाइए। ठीक है बेटी। मोहिनी के पिता फिर से उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ उसे दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वो उसी दरवाजे से अंदर जाता है और गुफा से निकलता हुआ अपने घर पहुँच जाता है। कहाँ थे जी आप? मेरी बेटी का कुछ पता चला? वो जिंदा है? अरे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भाग्यवान, जो मैंने देखा ना, अगर वो तुम देख लोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बातों को घुमाइए मत जी, मुझे बस इतना बताओ कि मेरी बेटी का कुछ पता चला कि नहीं। मोहिनी के पिता अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताते हैं। क्या क्या आप सच कह रहे हैं जी? मुझे अभी मेरी बेटी के पास लेकर चलो। पिताजी, मुझे भी दीदी के पास लेकर चलिए ना। हाँ हाँ, मैं सबको जल्द ही अपने साथ लेकर चलूंगा। अजी, आपने ये खबर सुनाकर दिल खुश कर दिया। हम सब ने तो इसी दुख में कितने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। आज आप ही श्यामली के साथ जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ। आज खुशी खुशी साथ में खाना खाएंगे। ठीक है भाग्यवान, हम अभी जंगल जाते हैं। वैसे भी मैं बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों बाप बेटी जंगल की ओर निकल जाते हैं। बेटी, मैं तो थक गया और बड़ी जोरों की प्यास भी लग रही है। चलते चलते, पिताजी आप उसी पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आसपास देखती हूँ, कोई नदी तालाब मिल जाए तो। ठीक है बेटी। श्यामली जंगल में यहाँ वहाँ पानी तलाशती है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। पर एक झोपड़ी नजर आती है। अरे, ये किसकी झोपड़ी है? मैं एक काम करती हूँ, इस झोपड़ी में जरूर कोई रहता होगा। मैं पिताजी के लिए यहीं से पानी मांग लाती हूँ। श्यामली उस झोपड़ी के पास आती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। कोई है क्या इस झोपड़ी में? अरे, कोई है? कब से चिल्ला रही हूँ, कोई आता ही नहीं। लेकिन घड़ा तो रखा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, उस घड़े से पानी ले आती हूँ और पिताजी को दे देती हूँ। श्यामली उस घड़े के पानी को एक गिलास में लेती है और अपने पिताजी को दे आती है। बेटी, जा, ये गिलास वही रखा, किसी की अमानत है ये। ठीक है पिताजी।
श्यामली दोबारा उस झोपड़ी में जाती है और जैसे ही ग्लास उस घड़े पर रखती है, उस झोपड़ी का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। पिताजी, पिताजी, बचाइए मुझे, मैं यहाँ फंस गई हूँ पिताजी। अरे, ये तो मेरी बेटी की आवाज है। लगता है मेरी बेटी किसी खतरे में है। मुझे देखना होगा। पिता भागता हुआ झोपड़ी के पास पहुँचता है, जहाँ उसकी बेटी लोहे की सलाखों में कैद रहती है। मुझे नहीं पता पिताजी, मैं तो यहाँ ग्लास रखने आई थी। अब देखो तो यहाँ एक चूल्हा जल रहा है और उस पर कुछ पक रहा है, और पिताजी यहाँ एक मृत शरीर भी पड़ा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। बेटी, ये सब क्या हो गया? तुम अंदर कैसे फंस गई? श्यामली के पिता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो सलाखें उससे नहीं खुलती। बेटी, घबराओ मत। मुझे लगता है उन पक्षियों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई है। बेटी, मैं कोशिश करता हूँ इसे खोलने की। हाँ, फिक्र मत कर। बेटी, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये सलाखें तो मुझसे नहीं खुल रही। लगता है यही तेरा नसीब है। पिताजी, अंधेरा होने वाला है, आप जाइए यहाँ से। अब लगता है यही मेरा नसीब है। आप मुझसे मिलने आ जाया करिए। नहीं बेटी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पिताजी, आपको मेरी कसम, जाइए यहाँ से, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। श्यामली के बहुत कहने पर उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। श्यामली अंदर जाती है और देखती है कि मृत शरीर कपड़े से पूरा ढका हुआ है और पैर सामने है। मैं क्या करूं? इस मृत शरीर के साथ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, पर पैरों से तो ये ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश हो। एक काम करती हूँ, बचपन में जब मैं और दीदी थक जाते थे तो माँ पिताजी पैरों के तलवों की मालिश करते थे। मैं इनके पैरों की भी मालिश करती हूँ, शायद ये फिर से जिंदा हो जाए। श्यामली उस मृत शरीर के पैरों के तलवे पर मालिश करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पिता जब घर पहुँचते हैं तब, अजी, श्यामली कहाँ है? अरे, आप उदास क्यों हैं? बताइए ना, हमारी बच्ची कहाँ है? श्यामली के पिता अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं, जिससे उसकी माँ बड़ी परेशान होती है। हाय, ये क्या हो गया? मेरी एक बच्ची तो खुश है, पर दूसरे के साथ ये क्या हो गया? दोनों माँ बाप फूट फूट कर रोते हैं। चलो, मुझे अभी अपनी बेटी के पास ले चलो। श्यामली के पिता अपनी पत्नी को सुबह सुबह उसी जंगल में ले जाते हैं, लेकिन वो झोपड़ा उसे कहीं नहीं दिखता। समय बीतता है और 15 साल बीत जाते हैं। श्यामली 15 सालों तक उस मृत शरीर के तलवों की मालिश करती रहती है और उसके माँ बाप रोज उस जंगल में आते हैं और उस झोपड़ी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वो झोपड़ी कहीं नहीं मिलती। भाग्यवान, आज पूरे 15 साल से हम उस झोपड़ी को खोज रहे हैं, लेकिन न जाने वो झोपड़ी कहाँ गायब हो गई, मिलती ही नहीं। हाय, मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी। वहीं दूसरी ओर श्यामली की उम्र भी अब काफी हो चली थी। मृत शरीर के जागने में कुछ ही समय था, तभी अचानक से सलाखें खुल जाती है। तभी एक औरत अंदर आती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं पिछले 15 सालों से इस झोपड़ी में हूँ और इस मृत शरीर के पैरों के तलवों की मालिश कर रही हूँ ताकि ये जिंदा हो जाए। ओह अच्छा, एक काम करो, तुम थोड़ा बाहर जाकर आराम कर लो। मेरी बकरी बाहर बंधी है, उसे जाकर देखाओ। तब तक मैं तुम्हारा ये काम करती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। श्यामली बाहर चली जाती है और जैसे ही उसकी जगह वो औरत उसके पैरों के तलवे की मालिश करने लगती है, मृत शरीर वाला आदमी जिंदा हो जाता है। कौन हो तुम?
मैं पिछले 15 साल से तुम्हारे पैरों के तलवे की मालिश कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन तुम जरूर उठोगे। देखो, आज तुम जिंदा हो गए। आपका मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आज आपकी वजह से उस जादूगर के जादू से मुक्त हो पाया हूँ, जिसने मुझे यहाँ कैद करके रखा था। आपने बिना कोई स्वार्थ के 15 साल मेरी सेवा करी। आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप भी मुझे पसंद है, तभी तो 15 साल से मैंने आपकी सेवा की है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी श्यामली बाहर से अंदर आ जाती है। ये क्या, ऐसा कैसे हो गया? कौन हो तुम? श्यामली कुछ बोलने वाली होती है, तभी औरत कहती है, राजकुमार, ये बकरी चराने वाली है, कभी कभी यहाँ पानी पीने आ जाती है। हाँ तो इसे पानी दो और जाने दो यहाँ से। नहीं नहीं राजकुमार, मुझे आप यहाँ नौकर रख लीजिए। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजकुमार, जब ये इतना गिड़गिड़ा रही है तो रख लीजिए इसे नौकर। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। श्यामली एक नौकर बनकर उन दोनों के साथ रहने लगती है, लेकिन औरत उस पर बड़ा जुल्म करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन एक दिन श्यामली बहुत उदास होती है और बैठे बैठे खुद से बातें करने लगती है। ये क्या हुआ भगवान, आपने ये क्या किया? मैंने राजकुमार की 15 सालों तक सेवा की और पत्नी वो औरत बन गई। उसने चालाकी से राजकुमार को मुझसे छीन लिया। श्यामली ऐसा कह फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे राजकुमार सुन लेता है। राजकुमार उस औरत के पास जाता है और कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि मेरी सेवा तूने नहीं, श्यामली ने की थी। 15 साल तुम नहीं, हो रही मेरे साथ। तूने मेरे साथ छल किया है। अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं राजकुमार, ऐसा मत करिए, माफ कर दीजिए इसे। मुझे माफ कर दो श्यामली, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आज से तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। एक दिन श्यामली अपने माता पिता से मिलने घर आती है, जहाँ उसकी बड़ी बहन भी आई होती है। अपनी दोनों बेटियों को देख माता पिता बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।